बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियर फिजिक्स के कंप्लीट चैप्टर को। इस वन शॉट के अंदर हम न्यूक्लियर फिजिक्स के जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सब आप लोगों को क्लियर भी कराएंगे और शेयर भी करेंगे। आप एमडीगेट की तैयारी करें, आप ईकेट की तैयारी करें या आप नीट के स्टूडेंट्स हैं, सारे स्टूडेंट्स इस चैप्टर को यहाँ से क्रिस्टल क्लियर आउट कर सकते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि आप किस भी बोर्ड से ताल्लुक रखते हैं, आप सिंध से हैं, पंजाब से हैं, फेडरल से हैं, बलोचिस्तान से हैं या फिर आप लोग केपीके से हैं, सारी बोर्ड्स यहाँ से न्यूक्लियर फिजिक्स को अच्छा खासा क्लियर कर सकती है। और स्टूडेंट्स, अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना है ताकि आप लोगों से हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। और आपको बहुत बहुत मुबारक हो, ये हमारा लास्ट चैप्टर है ऑन द पीएमडीसी सिलेबस, जो कि हमारे पास नाम है न्यूक्लियर फिजिक्स। हमने कम्प्लीटली पीएमडीसी का फिजिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को कवर कर लिया अकॉर्डिंग टू द पीएमडी सिलेबस। आप यहाँ पर बायोलॉजी की भी पीएमडीसी जैसे हमने आपको कंप्लीट करवाई और फिजिक्स की भी हम सक्सेसफुली आप लोगों को कंप्लीट करवा दी है। आप सारे स्टूडेंट्स यहाँ से सक्सेसफुली फिजिक्स को भी यहाँ से पढ़ सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और व्हाट्सएप चैनल टीच दुआ को लाजमी ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहां पर इंपॉर्टेंट नोट्स और पीडीएफ आप लोगों को सेंड होते रहते हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स। अब न्यूक्लियर फिजिक्स क्या होती है? अब मैंने आपको बताया था, पूरा मैंने एटॉमिक स्पेक्ट्रा चैप्टर पढ़ाया आप लोगों को, उसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में स्टूडेंट्स पढ़ाया। और ये भी बिल्कुल ये चैप्टर है न्यूक्लियस के ऊपर कि न्यूक्लियस है। ये देखें, यहाँ आप लोगों के पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज वाला आप लोगों के पास क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। और आप सब लोगों को पता है कि पॉजिटिव चार्ज वाला आप लोगों के पास क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। क्लियर है? अब जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस किन किन चीजों का बना होता है? बच्चों आपको पता है कि न्यूक्लियस के गिर्द क्या होते हैं, शेल्स होते हैं, और शेल्स में इलेक्ट्रॉन क्या करे होते हैं, रिवॉल्व करे होते हैं। सो ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस कॉम्बिनेशन है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, यानी न्यूक्लियस किससे बना हुआ है, आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। क्लियर हो गया? उसके बाद नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस की बात करें कि नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर न्यूक्लियस में हो, सो हम उसे कहते हैं एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर कहते हैं। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन, अगर हम सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करें न्यूक्लियस के अंदर, सो हम उसे सिंप्लीफाई कहेंगे एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को आप शो करते हैं किससे, एक्स से, और आप इसे प्रोटॉन नंबर भी कह सकते हैं। अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस के अंदर अगर आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें, न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की अगर बात करें आप लोग, न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस, उसे सिंप्लीफाई आप कहते हैं क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन नंबर। ये चीज आपने याद रखनी है। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ही आएगा, मैं थोड़ा सा चेक कर लेती हूँ, मैं थोड़ा सा यहाँ पर चेक करके आप लोगों को बताऊंगी। वैसे स्ट्रेस यहाँ पर यहाँ पर न्यूट्रॉन ही आएगा, उसे आप न्यूट्रॉन नंबर कहते हैं। और नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करें प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें, सो आप इसे एटॉमिक मास कहते हैं या फिर आप इसे मास नंबर कहते हैं। सही। उसके बाद इसे आप डिनोटेड करते हैं, अगर आपने एटॉमिक मास मालूम करना है, सो आपके पास एटॉमिक नंबर और न्यूट्रॉन नंबर होना चाहिए। सो यहाँ पर स्ट्रेस मैंने बिल्कुल सही लिखा हुआ था, न्यूक्लियो नंबर इलेक्ट्रॉन ही होता है, इसको आप थोड़ा सेट कर लीजिएगा। सही। सो स्टूडेंट्स, यहाँ से आप इजीली मालूम कर सकते हैं, यहाँ पर एटॉमिक नंबर रखना है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स लिखने हैं, आपको इजीली एटॉमिक मास मिल जाएगा। उसके बाद प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन डिस्क्राइब करेक्टली। अब अगर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कलेक्टली से डिस्क्राइब करें, सो क्या होगा, यानी कि मिलाकर कलेक्टिव तरीके से अगर हम उसे डिस्क्राइब करते हैं, सो उसे न्यूक्लियन, जैसे कि एक मकान होता है, मकान के अंदर रहने वाले क्या होते हैं, मकानिया होते हैं। ऐसे इस वजह से ये एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर रहने वाले जो कि कॉम्बिनेशन है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, इसे कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स। उसके बाद है न्यूक्लियस इज रिप्रेजेंटेड अस। न्यूक्लियस को हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि ये एक एक्स एलिमेंट है, एलिमेंट के ऊपर उसका क्या है, मास नंबर है, और एलिमेंट के नीचे उसका ये क्या है,
एटॉमिक नंबर, ये न्यूक्लियस का क्या है? एटॉमिक नंबर। ये जो ऊपर है ये है एटॉमिक मास, ये जो नीचे है दिस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। क्लियर हो गया? साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज अबाउट, अब आपने न्यूक्लियस का साइज एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। जो न्यूक्लियस का साइज होता है वो 10⁻⁻50 मीटर से 10⁻⁻40 मीटर तक होता है। ये क्या होता है? साइज ऑफ न्यूक्लियस होता है। क्लियर हो गया? उसके बाद कॉन्वेनेंट यूनिट मास इन न्यूक्लियर फिजिक्स, अगर हम कॉन्वेनेंट यूनिट मास की बात करें अकॉर्डिंग टू द न्यूक्लियर फिजिक्स जो कि हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर एएमयू एएमयू होता है। एएमयू का मतलब है एटॉमिक मास यूनिट। एएमयू का क्या मतलब है? एटॉमिक मास यूनिट। क्लियर हो गया? और एक एमयू एमसीक्यू इतनी बार एमडीगेट में आया है, ईकेट में, मैं क्या बताऊं कि एक एमयू किसके बराबर होता है, तो बी प्रिपरेशन है कि याद रखना है। ये बराबर होता है 1.66 10⁻⁻27 केजी के बराबर होता है। देखें अगेन बता रही हूँ, एक एमयू किसके बराबर होगा? 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 केजी। उसके बाद अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें, मास ऑफ प्रोटॉन की बात करें और मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें, तो इसे कैसे लिखेंगे? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.11 10⁻⁻21 केजी। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? 1.672 6 10⁻⁻27। मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है? 1.675 ये -21 27 और 27 चार्जेस दोनों में सेम है, ये डिफरेंस याद रखिएगा। इसमें अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं। देखिए न्यूट्रॉन जो है वो बस थोड़ा सा मस्ट बी ट्वाइस है, थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा सा हाई है किसे? प्रोटॉन से। जरा आप देख रहे हैं कैसे चार्ज दोनों में सेम है, चार्ज का डिफरेंस दोनों में नहीं है, मास का है। यहाँ पर देखिए 1.67 26 है प्रोटॉन, और ये देखें ये कितना है? 1.6750 है, बल्कि थोड़ा सा ज्यादा है बस मास ऑफ न्यूट्रॉन किसे प्रोटॉन। ये डिफरेंस याद रखिएगा। काफी स्टूडेंट्स है न्यूट्रॉन की जगह प्रोटॉन को लगा के आ जाते हैं और प्रोटॉन की जगह न्यूट्रॉन। इस वजह से मैं छोटी छोटी चीजें पहले एक्सप्लेन करवा रही हूँ कि ये ना हो कि आप छोड़ दें। भाई ये बच्चों जैसी बातें हैं, हम क्यों मैम तैयारी करें? हम भाई बच्चों जैसी बातें तो एमसीक्यूज में आती है। आप कौन से ख्यालात में हैं कि एमडीगेट आपको बाहर के मुल्क से दिया जाएगा? ऐसा नहीं होगा। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स उन्हें पता है, बच्चे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझते नहीं है और अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। तो बी प्रिपरेशन, जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं वो इनको समझे। अब देखें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन याद रखिएगा, ये सबको पता है, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सबको पता है। 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम, ये चार्ज होती है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ये किसके ऊपर चार्ज होती है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? ये भी याद रखिएगा 9.11 21 केजी। सो ये चीज आपने याद रखनी है। उसके बाद मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को, मस्ट बी। केजी के अंदर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरीके से, अगर आपसे एमडीगेट में पूछा जाए एटॉमिक मास यूनिट में बताएं, तो क्या ही कि आप कैलकुलेशन करेंगे, वहां पर टाइम नहीं होता। वहां पर ये नहीं होता कैलकुलेशन करने के लिए आपको घंटे दिए जाएं, सिर्फ 2 घंटे होते हैं, उसके अंदर 3 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट करने होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, लॉजिक, रीजनिंग, क्वेश्चन, यानी कि आपको 5 क्वेश्चंस करने होते हैं वहां पर, और टाइम सिर्फ 2 आवर्स का होता है। अगर इतनी इतनी चीजों को आप करने बैठ गए तो आप तो एक फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री पे तो कभी जा ही नहीं पाएंगे। फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री पे तो आप कभी जा ही नहीं पाएंगे ना। ये चीज आपने क्या करनी है? क्लियर रखनी है। ये क्लियर रखना है कि ये याद करने वाली चीज है। जैसे बायोलॉजी को आप याद करते हैं, इसे भी याद करें कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो एएमयू के अंदर होता है 0.00548 एएमयू, और मास ऑफ प्रोटॉन होता है, इसको हाईलाइट कर लेना है, 1.007276 एएमयू। उसके बाद मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.008665। बी प्रिपरेशन रहे स्टूडेंट, यही चीजें टेस्ट के अंदर आएंगी, बाहर से आपको कोई चीज नहीं दी जाएगी। सो ये नोट कर लें, आगे चलते हैं। नोट कर लें स्टूडेंट्स।
सो स्टूडेंट्स, अब और ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वाले न्यूक्लियर फिजिक्स के, अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशनशिप, जो आइंस्टाइन के मास एनर्जी रिलेशनशिप है वो बराबर होता है ये याद रखिएगा, मास एनर्जी रिलेशनशिप। इसमें से सवाल बहुत ज्यादा बनते हैं जो कि आइंस्टाइन का है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। आप कहीं मार्केट से पॉइंटर्स खरीदते हैं, उसके ऊपर भी ये इक्वेशन लाजमी लिखी होती है, ताकि छोटे छोटे बच्चों को भी ये याद हो जाए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है फर्स्ट ईयर को, सेकेंड ईयर के लिए तो आपको याद ही होनी चाहिए कि अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशनशिप E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ये याद रखिएगा, m का मतलब है मास, c का स्क्वायर है स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट। इफ m अगर 10 AMU है, देन E जो एनर्जी होगी वो 931 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। अगर एक एटॉमिक मास यूनिट है, सुने, अगर एक एटॉमिक मास यूनिट है तो एक एटॉमिक मास यूनिट में जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, 931 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर एक AMU है और 1 यूनिट मास है, वो बराबर होता है 931 किसके, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। सही। अब जो फोर्स होल्ड होती है किसी भी न्यूक्लियन में, यानी न्यूक्लियस के अंदर, मैंने आपको बताया था क्या प्रेजेंस होते हैं, न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंस होते हैं। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखना है, जो न्यूक्लियस के ऊपर फोर्स लग रही होती है न्यूक्लियस के अंदर, उसे सिंप्लीफाई हम कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स। द फोर्स होल्ड द न्यूक्लियस इन न्यूक्लियस इज कॉल्ड द न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज होती है। अगर आप देखना चाहें तो आप लोगों के पास जो न्यूक्लियर फोर्स होती है उसकी बहुत छोटी और बहुत कम रेंज होती है, और डज नॉट एग्जिस्ट अ डिस्टेंस, वो किसी भी जो फासला होता है उसके ऊपर ये एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन ये ग्रेटर देन होती है 10⁻⁻15 मीटर के। उसके बाद जो न्यूक्लियर फोर्स है वो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। ये एमसीक्यूज आता है कि व्हाट द फोर्स इन स्ट्रॉन्गेस्ट इन नेचर। सो आपको ये आंसर भी मिल गया कि न्यूक्लियर फोर्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। बच्चों ये एमसीक्यूज हर बार एमडी गेट में आता रहता है, तो ई गेट में से देखते रहे। उसके बाद है न्यूक्लियर फोर्स इज चार्ज इंडिपेंडेंट। न्यूक्लियर फोर्स के ऊपर जो चार्ज होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, किसी पे डिपेंड नहीं करती। उसके बाद लाइटर न्यूक्लियर प्रोटॉन नंबर इक्वल टू द न्यूट्रॉन नंबर। अगर हम लाइटर यानी कि कम मास वाले न्यूक्लियर प्रोटॉन की बात करें तो वो बराबर होता है न्यूट्रॉन नंबर के। और अगर हम हेवियर न्यूक्लियर न्यूट्रॉन की बात करें सो वो ग्रेटर होता है किससे, प्रोटॉन नंबर से, और ये इक्वल होता है, ये ग्रेटर होता है, यानी कि n इज ग्रेटर देन z। उसके बाद न्यूक्लियर रेडियस से डायरेक्टली रिलेशनशिप। आप लोगों के पास जो न्यूक्लियर रेडियस है उसका डायरेक्ट रिलेशन है, यानी एक चीज बढ़ेगी दूसरी भी बढ़ेगी, अगर एक चीज कम होगी तो दूसरी चीज भी क्या होगी, कम होगी। तो डायरेक्ट इनवर्स का रिलेशन तो पढ़ के आपको इजिली समझ आ गया होगा। जैसे ये है a/1/3, ये क्या है, मास नंबर है। यहाँ पर जो r है वो रेडियस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन a इज इक्वल टू 1/3 रेडियस। अब यहाँ पर हमारा अगर डायरेक्टली का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा, यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा और इज इक्वल टू a 1/3 हो जाएगा। वेयर आर नोट एक कांस्टेंट है और इस आर नोट की वैल्यू भी है। कितनी वैल्यू इस आर नोट की, 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻15 मीटर, और ये बराबर होती है 1.2 FM के। ये चीज भी आपने याद रखनी है, बी प्रिपरेशन रहना है। यहाँ से एमसीक्यूज बन सकता है कि न्यूक्लियर रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है मास नंबर का, फॉर्मूला बताएं तो रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू a/3। रेडियस अगर कांस्टेंट डायरेक्टली का साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, वो कांस्टेंट का नाम क्या है, आर नोट है, और a/1/3 वेयर आर नोट जो है वो 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻50 इसकी वैल्यू है, और 10⁻⁻50 बराबर है f के m। यहाँ पर ये आपको नोट कर लेना है। सो आगे चलते हैं, इसे नोट कर लीजिएगा। हाँ स्टूडेंट्स, एक एमसीक्यूज है जो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ। स्टूडेंट्स ये आपका एमसीक्यूज आएगा, इसको देखिएगा, इस साल ये वाला एमसीक्यूज लास्ट नहीं आएगा, इसकी वैल्यू याद रखनी है। और दूसरा ये रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, और बी प्रिपरेशन। उसके बाद एक ये भी आ सकता है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर। क्लियर है?
और बाकी पॉइंट्स को भी आप रिवाइज कर लीजिएगा। अब आगे चलते हैं, इसे नोट कर ले। स्टूडेंट न्यूक्लियर फिजिक्स के और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ें कि आप लोगों के पास आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं और आइसोटोन्स क्या होते हैं। इन तीनों कॉन्सेप्ट्स के बारे में आप लोग पढ़ें, गौर से समझिएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो इन्हें फील भी कीजिएगा। अब हमारे पास आइसोटोप्स क्या होते हैं। आइसोटोप्स एक ऐसे एटम्स और जो एलिमेंट, यहाँ पे एटम के लिए या एलिमेंट के लिए बात सेम है, जिनका एटॉमिक नंबर क्या हो, एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो, लेकिन मास नंबर क्या हो, डिफरेंट हो, उसे सिंप्लीफाई हम कहते हैं आइसोटोप्स। ये चीज याद रखिएगा। जितने भी आइसोटोप्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, याद रखिएगा, सेम होती हैं। जो आइसोटोप्स होते हैं इनका एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम होगा, और एटॉमिक मास क्या होगा, डिफरेंट होगा। यहाँ पर देखें मास नंबर क्या है, डिफरेंट है, और एटॉमिक नंबर सेम। यहाँ पर भी देखें एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है। यूरेनियम का देखें एटॉमिक जो मास नंबर है वो सेम है, एटॉमिक मास डिफरेंट है। एटॉमिक नंबर सेम है और एटॉमिक मास क्या है, डिफरेंट है। सो ये क्या है, आइसोटॉप्स है। उसके बाद हमारे पास है आइसोबार्स। आइसोबार्स एक ऐसे वो एलिमेंट्स जिनका मास तो सेम हो, मास नंबर, लेकिन डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो, उसे सिंप्लीफाई हम कहते हैं आइसोबार्स। और जो आइसोबार्स होते हैं उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी स्टूडेंट्स क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं, और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सेम होती हैं। ऐसा कि आप हीलियम देख लें या हाइड्रोजन देख लें। अब यहाँ पर जो अगर आप हीलियम की बात करें तो हीलियम का जो एटॉमिक मास है वो क्या है, 3 है, और एटॉमिक नंबर 1 है। और यहाँ पर देखें इसका 3 एटॉमिक मास है और एटॉमिक मास 3 है और एटॉमिक नंबर क्या है, 2 है। देखें चेंज एटॉमिक नंबर, यहाँ पर एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट हो गया, यहाँ पर क्या था, सेम था। यहाँ पर देखें कार्बन 40, नाइट्रोजन 40, इनके एटॉमिक मासेस क्या है, दोनों के सेम है, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है। इसका 6 है और इसका क्या है, 7 है। क्लियर है। अगर ऑक्सीजन की बात करें या फ्लोरीन की बात करें, सो ऑक्सीजन का 70 एटॉमिक मास, फ्लोरीन का भी 70, एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है। उसके बाद अगर हम देखना चाहें आइसोटोन्स, आइसोटोन्स क्या होते हैं, ऐसे न्यूक्लियाई जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और एटॉमिक नंबर दोनों और जो मास नंबर है वो डिफरेंट हो, यानी कि बोथ न्यूट्रॉन्स और एटॉमिक नंबर दोनों क्या हो, इक्वल हो, सेम हो, लेकिन जो मास नंबर है वो डिफरेंट हो। सो उसे सिंप्लीफाई हम क्या बोलते हैं, आइसोटोन्स कहते हैं। जैसे आप कार्बन की एग्जांपल ले लें या नाइट्रोजन की। कार्बन का एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक मास 30 है, और इसका जो एटॉमिक मास क्या है वो 40, यानी कि मासेस भी क्या है, डिफरेंट है। और 6 7 एटॉमिक नंबर भी क्या है, डिफरेंसेस होते हैं आइसोटोन्स के अंदर। यहाँ पर देखें, यहाँ पर और यहाँ पर एटॉमिक मास भी डिफरेंट, एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट आइसोटोन्स के अंदर। यहाँ पर देखें लिथियम 1, बेरिलियम 8, 3 और 4, यानी कि इन तीनों में डिफरेंसेस, दोनों में डिफरेंसेस है। यहाँ पर एटॉमिक नंबर देखें, एटॉमिक नंबर देखें वो सेम है, लेकिन एटॉमिक मासेस क्या है, डिफरेंट है। और यहाँ पर आप लोग देखें, यहाँ पर एटॉमिक मासेस तो सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंस है, और यहाँ पर दोनों डिफरेंस है, नोट कर ले स्टूडेंट्स। क्लियर नजर आए, नोट कर लें आप लोग, मैं पिक्स भी बना लूं और आप नोट भी कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स अब हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रेडियो एक्टिविटी का। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है बच्चों, रेडियो एक्टिविटी एक तरह का फेनोमिना होता है जो क्या होता है, स्पॉन्टेनियस इमिशन होती है रेडिएशंस की, रेडिएशन की, याद रखिएगा, स्पॉन्टेनियस इमिशन होती है, जो कि अनस्टेबल एलिमेंट, कोई भी अनस्टेबल एलिमेंट में से, एलिमेंट्स की क्या होती है, इमिशन होती है। एलिमेंट्स में से जब देखें ये एक एलिमेंट है और इस एलिमेंट में अगर रेडिएशन इमिट हो किसी भी एलिमेंट में से, तो उसको सिंप्लीफाई आप कहते हैं उस प्रोसेस, अनस्टेबल एलिमेंट्स को जो जिसमें से रेडिएशन इमिट हो, तो वो पूरा जो प्रोसेस होगा उसे सिंप्लीफाई आप लोग क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। उसके बाद रेडियो एक्टिविटी आप केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं, इसे डिस्कवर किया हेनरी बकेरियल ने।
हेनरी बकेरेल ने इसे डिस्कवर किया एक यूरेनियम साल्ट लेकर 1896 से। उसने एक जो फोटोग्राफी की एक तरह की प्लेट ली, उसके ऊपर उसने रेडिएशन पास करवाई, एक यूरेनियम साल्ट लिया, फिर उसे पता चला कि यहाँ से इस एलिमेंट से रेडिएशन दिख रही है, फिर उसने उसको नाम दे दिया प्रोसेस को रेडियो एक्टिविटी। इसे सबसे पहले डिस्कवर डेट याद रखनी, हेनरी बकेरेल ने किया था यूरेनियम साल्ट 1896 से। आफ्टर डिस्कवरी रेडियो एक्टिविटी, जैसे ही रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर्ड हो गई, उसके बाद बाय बाय यूरेनियम को डिस्कवर किया पेरी क्यूरी एंड मैरी क्यूरी। पेरी क्यूरी इसकी वाइफ है और मैरी क्यूरी उसका हस्बैंड है। सही, इन दोनों ने क्या किया, डिस्कवर किया। उसके बाद डिस्कवर्ड अ न्यू रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अब जो नया रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिस्कवर्ड हुआ है, उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट का नाम है रेडियम, जो पहले डिस्कवर नहीं था, अब इसको डिस्कवर कर दिया है एक नए रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को। उस नए रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का नाम क्या है, रेडियम, जो कि 10⁶ टाइम मोर है, किससे ज्यादा है, रेडियो एक्टिव यूरेनियम से क्या है, ज्यादा है। यहाँ पर सम एग्जांपल्स भी हैं यूरेनियम की, रेडियम की, थोरियम की और पोलिनियम की। ये सम आपको एग्जांपल्स भी दिख रही होंगी। उसके बाद वो प्रोसेस जिसमें रेडियो एक्टिविटी इफेक्ट नहीं होती, किसकी वजह से रेडियो एक्टिविटी इफेक्ट नहीं होती, प्रेशर की वजह से, टेम्परेचर की वजह से, लैक्टिक लैक्टिक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। ये भले सराउंडिंग में ये चीजें मौजूद हो, भले प्रेशर, भले टेम्परेचर, भले इलेक्ट्रिक फील्ड, भले मैग्नेटिक फील्ड, ये भले चारों चीजें हो प्रेजेंट, लेकिन रेडियो एक्टिविटी को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद केमिकल चेंज, भले कोई भी केमिकल चेंज आ जाए, भले दुनिया उधर की उधर हो जाए, रेडियो एक्टिव में कोई भी चेंज नहीं आएगा। उसके बाद एलिमेंट्स हैव एटॉमिक नंबर, जो एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है, इसका नो ग्रेटर होता है 82 से, और ये नेचुरली रेडियो एक्टिव है, ये भी आपने याद रखना है। बच्चों, उसने क्या किया, एक एलिमेंट लिया और उस एलिमेंट से उसने देखा कि रेडिएशन इमिट हो रही है, फिर वो जो अनस्टेबल एलिमेंट उसने बोला अनस्टेबल, आगे से और डिस्कवर किया जाएगा, एक अनस्टेबल एलिमेंट उसे बोला गया, फिर डिस्कवर किसने किया, ये एमसीक्यूज भी आता है, हेनरी बकेरेल ने। कब किया, डेट भी याद रखनी, 1896 में। आफ्टर डिस्कवरी, जैसे ही डिस्कवरी हो गई रेडियो एक्टिविटी की, तब फिर पेरी क्यूरी ने और मैरी क्यूरी ने साथ मिलकर यूरेनियम को डिस्कवर किया। उसके बाद ये भी डिस्कवर हो गया है कि जो न्यू रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियम है, वो याद रखिएगा कितने टाइम्स पूछा जा सकता है, यूरेनियम से कितने टाइम ग्रेटर होता है, तो 10⁶ टाइम्स। उसके बाद सम एग्जांपल्स, यूरेनियम, रेडियम, थोरियम, पोलिनियम, ये सारे इसी एग्जांपल हैं। ये प्रोसेस इफेक्ट नहीं करता, कोई भी फिजिकल चेंज हो, पर इस प्रोसेस में इफेक्ट नहीं आएगी। आगे चलते हैं। इसे स्टूडेंट्स आप लोग नोट कर सकते हैं रेडियो एक्टिविटी को। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने वाले हैं रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, रेडियो एक्टिविटी एक तरह की मैंने आपको बता दिया था। अब हम बात कर रहे हैं रेडियो एक्टिविटी में आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की। अब हम बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, वो किस तरीके से, जब लाइट की कन्वर्जन होती है किसी भी स्टेबल एलिमेंट्स के ऊपर, ये देखिए कोई भी स्टेबल एलिमेंट है, इसके ऊपर आकर लाइट क्या होगी, कन्वर्जन हो गई इनटू रेडियो एक्टिव एलिमेंट पर, और फिर जो उसके ऊपर जो बम्बारमेंट होगी पार्टिकल्स की, एलिमेंट्स की, वो भी फास्ट हो जाएगी मूविंग पार्टिकल्स में। तो सिंप्लीफाई हम उसे कहते हैं आर्टिफिशियल या इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी। यानी कि सिंपल आप इसे ऐसे कहते हैं कि जब भी लाइट की कन्वर्जन हो किसी भी स्टेबल एलिमेंट्स में, तो वो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, अगर हम उसके ऊपर बम्बारमेंट करवाएं मूविंग पार्टिकल्स की, उसे सिंप्लीफाई आप कहते हैं आर्टिफिशियल इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिव। उसके बाद रेडियो एक्टिविटी एक तरह का न्यूक्लियर इवेंट है, आप लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि जो रेडियो एक्टिविटी है वो एक तरह का न्यूक्लियर इवेंट है। इसके अंदर नोट एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसके अंदर एटम की कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती और कोई रिलेशन भी नहीं होता किसका, रेडियो एक्टिविटी का। अगेन आई विल टेल यू कि रेडियो एक्टिविटी एक तरह का न्यूक्लियर इवेंट है, ये चीज आपने याद रखनी है। इसके अंदर कोई एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक
कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है, आपने की होगी। जैसे कि अगर हम सोडियम की करें तो कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है, 1s2 2s2 2p6 3s1। देखिए कितने हो गए, 11। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप इसे कहते हैं। मैग्नीशियम की कर लें, वही सिंपल। कैसे, 1s2 2s2 2p6 3s2, ये कितने हो गए, 12। आप जितनों की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लें, लेकिन ये इसको फॉलो नहीं करता इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, कि नोट एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पर हम नहीं करते। क्लियर हो गया। अब रदरफोर्ड ने किस तरीके से स्टूडेंट्स रेडिएशंस को डिस्कवर किया, कि एक स्टेबल एलिमेंट को डिस्कवर किया उसने। वो जो हमारा हेनरी बकेरल है, उसने तो कहा था ये अनस्टेबल एलिमेंट है जिसके अंदर रेडिएशन इमिट्स हो रही है, और रदरफोर्ड ने पूरा एक्सपेरिमेंट कर कर हमें डिटेल में बताया। रदरफोर्ड ने क्या लिया, एक तरह की बॉक्स लिया। रदरफोर्ड ने क्या लिया स्टूडेंट्स, एक तरह का लेड का बॉक्स लिया, कुछ इस तरीके से। देखिएगा, मैं एक्सपेरिमेंट करवाना चाहूँ आप लोगों को। एक उसने क्या किया, लेड का बॉक्स लिया। ये क्या है, रदरफोर्ड लेड बॉक्स। उसने एक लेड बॉक्स लिया और उस लेड बॉक्स के अंदर उसने इंटर्ट करवाया। क्या इंटर्ट करवाया उसने, इसके अंदर होल किए। ये जो बॉक्स था, लेड का बॉक्स, इसमें रदरफोर्ड ने क्या किए, होल्स किए, और सक्सेसफुली ये कामयाब हो गया इस चीज में। ये देखें, इस तरीके से रदरफोर्ड ने क्या कर दिए, होल कर दिया। अब होल करने के बाद इसने यहाँ पर दो प्लेट्स लगाई। एक इसने यहाँ पर रखी इस लेड बॉक्स के पास पॉजिटिव प्लेट, और इसने यहाँ पर रखी एक नेगेटिव प्लेट। दिस इज अ नेगेटिव प्लेट। एक पॉजिटिव प्लेट रखी इसने और एक नेगेटिव प्लेट। रदरफोर्ड ने क्या किया अपने एक्सपेरिमेंट में, एक लेड का बॉक्स लिया, और एक लेड का बॉक्स लेने के बाद उसने यहाँ पर छोटे छोटे सुराख किए, यानी कि आप कह सकते हैं छोटे छोटे होल्स किए इसने। और होल्स करने के बाद यहाँ पर उसने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा। इसके अंदर इसने क्या रखा, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा। किसने रखा, रदरफोर्ड ने रखा इसके अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट। जैसे ही रदरफोर्ड ने इसके अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा, और साथ में एक नेगेटिव प्लेट रखी, और साथ में ही एक पॉजिटिव प्लेट रखी। सो हुआ क्या उसमें, सो जो उसको यहाँ से तीन तरह की क्या मिली, रेडिएशंस मिली, ऐसे रिफ्लेक्ट हो के जा रही थी। और जो नेगेटिव वाली थी बीटा, वो किसके ऊपर, वो कहाँ अट्रैक्ट हो रही थी, पॉजिटिव की तरफ। और जो पॉजिटिव थी वो कहाँ अट्रैक्ट हो रही थी, नेगेटिव। क्योंकि आपको पता है अनलाइक इज अट्रैक्ट टू ईच अदर, फिजिक्स में बार बार पढ़ा, अट्रैक्ट टू ईच अदर एंड सेम चार्जेस विल रिपेल टू ईच अदर। सो ये जो नेगेटिव वाला बीटा था, ये दो यहाँ से जो दो रेडिएशन है वो यहाँ से डिफ्लेक्ट होगी, लेकिन एक जो रेडिएशन है वो डिफ्लेक्ट नहीं हुई, बिल्कुल स्ट्रेट गई। उसको हम क्या बोलते हैं, गामा रेस। और यहाँ पर एक क्या होती है, अल्फा रेस, जो कि यहाँ से क्या हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई। और ये क्या है, गामा रेस। दिस इज अ गामा रेस। सॉरी 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 सॉरी, गर्मी बहुत है, दिमाग फिरा दिया मेरा। बीटा रेस। रदरफोर्ड ने क्या किया, रदरफोर्ड ने एक लीड का बॉक्स लिया। मैं यहाँ पर आ जाती हूँ। रदरफोर्ड ने एक लेड का बॉक्स लिया, और उसके लेड के बॉक्स में उसने एक सुराख किया, एक होल किया, और एक उसने उसके अंदर क्या रखा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा, और साथ में उसने यहाँ पर क्या रखी, दो प्लेट्स रखी। और जैसे ही रदरफोर्ड ने यहाँ पर दो प्लेट्स रखी, सो वहां पर तीन तरह की उसे रेडिएशन मिली, एक अल्फा रेस, एक बीटा रेस, और तीसरी गामा रेस मिली। अल्फा रेस और बीटा रेस दोनों रिफ्लेक्ट हो गई, लेकिन जो गामा रेस है वो रिफ्लेक्ट नहीं हुई। तो अल्फा रेस पॉजिटिव थी तो वो नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हुई, बीटा नेगेटिव थी तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ क्या हुई,
अट्रैक्ट हुए। यहाँ पर देखें, अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, रेडिएशन इमिटेड होगी किसी भी होल या बॉक्स में से, इंटर्ड होगी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो स्प्लिट हो जाएगी, यहाँ पर कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में मौजूद होगी, स्प्लिट हो जाएगी 3 अल्फा बीटा गैमा। इसे नोट करें, इसे नोट करें स्टूडेंट्स। हम लोग आगे चलते हैं। एमसीक्यूज को लाजमी, ये सारे जो भी पॉइंट्स लिखे, दिस इज योर एमसीक्यूज एंड दैट नोट नाउ। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने वाले अल्फा डिके और बीटा डिके के बारे में, तो क्लियरली तरीके से यहाँ पर कॉन्सेप्ट सुनेगा। ये अल्फा डिके का कॉन्सेप्ट है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। अब यहाँ पर स्टूडेंट देखिए, एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, दोनों प्रेजेंट होते हैं। और आपको पता है कि साइड में इसके जो न्यूक्लियस के क्या होते हैं, शेल्स होते हैं। और आपको ये भी पता है कि शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से स्टूडेंट्स रिवॉल्व करते हैं, आप सबको पता है। अब हमने क्या किया है, एक हीलियम का एटम लिया है, एक हीलियम का, यहाँ पर क्या लिया है, हीलियम एटम लिया है, और हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4 होता है, सही। सो यहाँ पर हमारे पास इसमें 2 प्रोटॉन है और 2 ही हमारे पास क्या है, न्यूट्रॉन है। ये चीज आपने याद रखनी है। यानी एटॉमिक नंबर कितना है, 2, न्यूक्लियन नंबर भी 2, एटॉमिक मास भी 2, सही। ये वाली सारी चीजें हमने याद रखनी है। अगर हम ऐसा करें कि इस हीलियम एटम के, हीलियम एटम में से ये जो न्यूक्लियस है, इसके साइड में जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, इसको अगर यहाँ से हम रिमूव कर दे, खत्म कर दें, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से हम रिमूव करके, यहाँ से स्टूडेंट्स हम इनको क्या कर दें, खत्म कर दें। सो खत्म करने से क्या होगा, देखिए ये एक हीलियम का न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन और 2 क्या है, न्यूट्रॉन है, और साइड में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे थे। हमने यहाँ से इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब ये हीलियम एटम नहीं रहेगा, ये क्या बन जाएगा, हीलियम न्यूक्लियस। इसी हीलियम न्यूक्लियस की तो आप कहते हैं अल्फा डिके। यानी पहले क्या था, हीलियम एटम था, जब न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन थे, और साइड में जो शेल्स थे वो क्या कर रहे थे, रिवॉल्व कर रहे थे, सही। हमने क्या किया मैम, क्या किया हमने, हमने क्या किया कि रात में साइड में जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेल्स में रिवॉल्व कर रहे थे, हमने इनको यहाँ से रिमूव कर दिया। सो ये बन गया हीलियम न्यूक्लियस। क्या बन गया, हीलियम न्यूक्लियस बन गया। और ये जो आप लोगों के पास हीलियम न्यूक्लियस है, एटम से न्यूक्लियस बन गया, इसे ही तो आप कहते हैं अल्फा डिके। डेफिनेशन पढ़े कि अल्फा पार्टिकल आर हीलियम न्यूक्लियर हैविंग +2 एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि एटॉमिक मास आपको पता है सम होता है एटॉमिक नंबर और न्यूक्लियन का, तो कितना हो जाएगा, 4। चले, अब आफ्टर द इमिजन ऑफ अल्फा पार्टिकल, जैसे ही हम अल्फा पार्टिकल की इमिजन करवाते हैं, प्रोटॉन नंबर या न्यूट्रॉन नंबर या फिर एन पेरेंट न्यूक्लियस, तो एन पेरेंट न्यूक्लियस वहां पर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, एंड मास नंबर भी क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है, जाता है 4 गुना। जब क्या होता है, जब इमिजन करवाते हैं हम अल्फा पार्टिकल्स की, तो वहां पर प्रोटॉन नंबर, न्यूट्रॉन नंबर और जो पेरेंट न्यूक्लियस होता है वो डिक्रीज हो जाता है। कितने डिक्रीज, 2 मास नंबर डिक्रीज हो जाता है, 2 मास नंबर डिक्रीज हो जाता है, और डिक्रीज हो जाता है कुछ 4 मास नंबर। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये एटॉमिक, ये देखें एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर है ये, और ये क्या हो गया, इसमें से एटॉमिक जो मास है इसमें से -4 करेंगे, एटॉमिक नंबर से -2 और प्लस अल्फा पार्टिकल जो कि हमने रेज उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को दी है। अब इसके साथ हमें बीटा डिके, आप लोग किसे कहते हैं, बीटा डिके को भी समझे। बीटा पार्टिकल फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है। अब बच्चों, आपको मैंने बताया कि न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, बाहर जो न्यूट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। आप लोगों को सबको इतना तो पता ही है कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, न्यूक्लियस के चौधारे न्यूक्लियस के गिर्द क्या करते रहते हैं, मूव आउट करते रहते हैं। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ये दोनों फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, ये दोनों फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है। फंडामेंटल पार्टिकल कौन है, न्यूट्रॉन है, और न्यूट्रॉन सम है, किसका सम है, इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन का। ये भी चीज याद रखिएगा।
अब बीटा डिके क्या होता है? बीटा डिके में यानी कि न्यूट्रॉन का मतलब है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट है, क्योंकि ये सम है इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का, बाहिस ये डिस्कवर होगा अभी। सो ये क्या करेगा, इतनी तेजी से न्यूट्रॉन में से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ये वहां पर बीटा डिके हो जाएगा। बीटा पार्टिकल इज अ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, बहुत ज्यादा। आप अपनी आंख बंद करेंगे खोलेंगे उससे पहले ये प्रोसेस हो जाता है कि न्यूक्लियस में से इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी मूव कर देते हैं, उसे सिंप्लीफाई आप कहते हैं बीटा डिके। उसके बाद हमारे पास बीटा -1 डिके कैसे होता है और बीटा +2 डिके कैसे होता है, उसे भी पढ़ते हैं। जब आफ्टर इमिजन, इमिजन के बाद जो हमारा एटॉमिक नंबर अगर इंक्रीज होता है 1 गुना, और एन नंबर क्या होता है, जो हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है न्यूट्रॉन नंबर, वो डिक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। और एटॉमिक जो आप लोगों के पास मास है वो सेम रहता है, तो न्यूट्रॉन डिके होता है प्रोटॉन के साथ। ये जो y x है ये चेंज हो जाता है y में, और प्लस बीटा जो कि बीटा डिके हो जाता है। यानी क्या होता है, यहाँ पर जैसे ही हम इमिजन करवाते हैं, तो इमिजन करवाते हैं तो वहां पर हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है वो बढ़ता है 1 गुना, लेकिन जो हमारे पास न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन नंबर वो डिक्रीज होता है, मास नंबर सेम रहता है। सो हम कहते हैं कि न्यूट्रॉन डिके हो गया है किसके साथ, प्रोटॉन के साथ। यहाँ पर x चेंज हो गया y में, और जो आप लोगों के पास बीटा डिके हो गया। देखिए एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ये सॉरी एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक मास है, ये एटॉमिक मास। अगर ये बीटा डिके है, बीटा -1 डिके है, तो Z+1 और बीटा इनवर्स, अगर ये बीटा +1 डिके है तो आपने करना क्या, ये बीटा +1 यहाँ पर -1 हो जाएगा, बस इतना डिफरेंस होगा, मैं आपको बता देती हूँ। सो यहाँ पर आप लोग देखें, देखो नजर आ रहा है क्लियरली। सो यहाँ पर स्टूडेंट देखिएगा, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है लेकिन आपको क्लियर हो जाएगा, देखते जाए यहाँ पर क्लियर तरीके से। स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पर बात करूं बीटा प्लस डिके की, यहाँ पर स्टूडेंट्स होता क्या है, यहाँ पर एटॉमिक नंबर डिक्रीज होता है, एटॉमिक जो न्यूट्रॉन नंबर है वो इंक्रीज होता है, और यहाँ पर जो एटॉमिक नंबर है वो क्या रहता है, डिफरेंट भी रहता है और सेम भी रहता है, आप जो भी लिख लें। उसके बाद यहाँ पर होता है प्रोटॉन का, आप लिख दें डिके होता है किसके साथ, न्यूट्रॉन के साथ। सही हो गया। यहाँ पर आपने फॉर्मूला कैसे लिखना है, Z Y A एटॉमिक मास, Z -1 एंड B +1, बस आपने ये काम करना है, बाकी सारी चीजें सेम रहेगी, नोट कर लें, गर्मी बहुत ज्यादा है। बीटा पार्टिकल्स एंड जो आप लोगों के पास गैमा पार्टिकल्स है उसे हम देखने वाले हैं। सो ध्यान से आप लोगों ने देखना है। जैसे कि स्टूडेंट मैं अल्फा और बीटा के बीच में आपको डिफरेंस बताया, अल्फा और बीटा के बीच में आपको डिफरेंस बताया, लेकिन गैमा की एक बात आप लोगों ने समझ लेनी है। जो आप लोगों के पास गैमा रेज है, गैमा रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, इनका ना ही एटॉमिक नंबर चेंज होता है ना ही एटॉमिक मास चेंज होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इसका डिफरेंस बस यही। जैसे कि इन दोनों का चेंज हो रहा था लेकिन इनका चेंज नहीं हो रहा था, सो जरा ध्यान में रखना है। अब देखें यहाँ पर इनकी आइडेंटिटी क्या है, इनकी चार्ज क्या है, इनका मास क्या है, इनकी स्पीड क्या है, इनकी पेनिट्रेशन पावर क्या है, इनकी आयनाइजेशन क्या है, इनका इफेक्ट क्या है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में, ये सारी चीज हमने देखनी है। ये चार्ट नोट कर लेना है, आप लोग कॉपी कर लेना है, लास्ट में मैं टाइम दूंगी। उसके बाद इसकी मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखी हैं, इसको आपने नोट डाउन कर लेना है। अल्फा पार्टिकल में मैंने आपको एग्जांपल दी थी हीलियम की। यहाँ पर जो हीलियम पार्टिकल है वो डबली आयोनाइज्ड होता है, हीलियम एटम, ये इसकी क्या है, आइडेंटिटी है अल्फा पार्टिकल की। और बीटा पार्टिकल की आइडेंटिटी ये कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है। इसके मैंने आपको 2 केसेस बताएंगे, एक बीटा -1 और एक बीटा +1। उसके बाद गैमा रेस की बात करें तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, फोटॉन्स है, इनका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास सेम रहते हैं, इनके चेंज नहीं होते क्योंकि ये हाईली रेडिएशंस है। कैंसर के पेशेंट्स को ऐसी रेडिएशन दी जाती है। उसके बाद अगर बात करें चार्ज, अल्फा पार्टिकल की चार्ज होती है +2, बीटा पार्टिकल के ऊपर चार्ज याद रखिएगा -1 भी होती है अगर बीटा -1 हो,
अगर बीटा डिके +1 हो तो पॉजिटिव 1 होगी, सही। उसके बाद यहाँ पर चार्ज चार्ज देखिए, जो गामा रेज है उसके ऊपर ना ही पॉजिटिव चार्ज है ना ही नेगेटिव चार्ज है, लेकिन इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, बीटा पार्टिकल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। और चार्ज याद भी रखना है कि कौन सा चार्ज है। देखिए अल्फा पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज है वो +2 है, बीटा पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज है -1 या +1 है। उसके बाद यहाँ पर अगर चार्ज की बात करूं गैमा रेस की, तो गैमा रेस की चार्ज क्या होती है, 0 होती है। उसके बाद अगर मैं मास की बात करूं अल्फा पार्टिकल का, तो 4 mp होता है। और अगर मैं यहाँ पर बीटा पार्टिकल में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूं, तो यहाँ पर मैंने ना शुरू में ना 21 बता दिया था, वो 21 नहीं था, वो 31 था, वो गर्मी की वजह से गलती हो गई, गर्मी बहुत ज्यादा है। उसके बाद 31 kg। उसके बाद हमारे पास गैमा रेस का कोई मास भी नहीं होता और कोई चार्ज भी नहीं होती, ये डिफरेंस याद रखना है। उसके बाद स्पीड, अल्फा पार्टिकल की जो स्पीड होती है वो 10⁻7 मीटर पर सेकंड होती है, और स्पीड ऑफ द बीटा पार्टिकल वो होती है 1% या 99.1 स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट जैसे 3 × 10⁸8 मीटर पर। स्पीड ऑफ लाइट के साथ न्यूक्लियस के अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, तो बीटा डिके की ये स्पीड होती है। उसके बाद अगर गामा रेस, ये भी बिल्कुल स्पीड ऑफ लाइट से ही मूव आउट करते हैं, ये चीज याद रखिएगा। उसके बाद है पेनिट्रेशन पावर। अगर मैं पेनिट्रेशन पावर देखूं अल्फा पार्टिकल की, तो अल्फा पार्टिकल की पेनिट्रेशन पावर कितनी होती है, 1 होती है, यानी कि स्टॉप्ड बाय अ पेपर, ये पेपर से स्टॉप्ड हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, बीटा पार्टिकल, और बीटा पार्टिकल की क्या है, 100 है। 100 का मतलब है ये स्टॉप्ड करवाएंगी किसको, एल्यूमिनियम को। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें गैमा रेस की, गैमा रेस यूनिट इन मतलब 1000 स्टॉप्ड बाय अ लीड, ये लीड को स्टॉप करेगी, इतनी ज्यादा इसकी पेनिट्रेशन पावर होती है। गैमा रेस मस्ट बी अ पावरफुल रेस, सो ये चीज आपने याद रखनी है। उसके बाद है आयनाइजेशन। आयनाइजेशन जो होती है अल्फा पार्टिकल की, वो याद रखिएगा ये होती है, और बीटा पार्टिकल की होती है 100, और जो पेनिट्रेशन पावर ज्यादा अल्फा पार्टिकल की होती है, ये डिफरेंस। और पेनिट्रेशन पावर ज्यादा किसकी होती है, गैमा रेस की, लेकिन आयनाइजेशन पावर ज्यादा किसकी होती है, ये दोनों में डिफरेंस है, ये आता है। ये एमडी गेट और ई गेट के स्टूडेंट इसको ध्यान से देख ले, क्योंकि पूछा जाएगा। उसके बाद इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, ये अल्फा पार्टिकल में डिफ्लेक्शन को शो करेगा, ये अल्फा पार्टिकल में डिफ्लेक्शन को शो करेगा ये, लेकिन ये तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं करता, आपको बताया था, क्योंकि ये हाईली पेनिट्रेशन रेज होती हैं, ये कोई भी डिफ्लेक्शन शो, मैंने बताया था रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, इसके अंदर रदरफोर्ड ने एक बॉक्स लिया था, उस बॉक्स में रदरफोर्ड ने एक होल किया था, उसके ऊपर उसने रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा था, सामने 2 प्लेट्स रखी थी, एक पॉजिटिव प्लेट रखी थी और एक नेगेटिव प्लेट रखी थी, यही प्लेट्स रखी थी। अल्फा पार्टिकल क्या थे, पॉजिटिव थे, वो नेगेटिव की तरफ हो गए, और बीटा क्या थे, नेगेटिव, क्योंकि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। सो इस वजह से यहाँ पर इसने ये पूरा अल्फा पार्टिकल्स की यहाँ पर डिफ्लेक्शन शो हुई थी, यहाँ पर एक गैमा रेज एक और गैमा रेज की कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं होती इस एक्सपेरिमेंट के अंदर। सो आगे चलते हैं। सो यहाँ पर आप लोगों ने देखना है लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव, जो कि डिके के लॉज हैं, उनको थोड़ा सा आपने ध्यान में रखना है। अब ध्यान में आपने सुनना है, टॉपिक ऑफ फील लीजिएगा, रेडियो एक्टिविटी आर द रैंडम प्रोसेस। अब मैं क्यों बोल रही हूँ कि जो रेडियो एक्टिविटी है वो एक तरह का क्या होता है, रैंडम प्रोसेस होता है। कैसे, अगर बच्चों में एग्जांपल दूं, मेरी एक क्या है, एकेडमी है, और इस एकेडमी के बाहर मैंने एक गार्ड को रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, एक गार्ड को रखा हुआ है, और ये जो गार्ड है, गार्ड जो के बाहर है बच्चों की यानी कि रक्षा करने के लिए, यानी कि बच्चों को सपोर्टिव के तौर पर रखा हुआ है। सो फॉर एग्जांपल मेरी एकेडमी है, उस एकेडमी के अंदर मैं 11th के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाती हूँ, 12th के स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, और एमडी गेट की जो तैयारी और ई गेट की तैयारी करते हैं उनको स्टूडेंट्स को करवाती हूँ। सो मैंने गार्ड से पूछा, मैं गई बाहर, क्योंकि मैं वहां पे गार्ड से पूछा, मैंने गार्ड से पूछा कि बताओ कि अब तुम्हें क्या लगता है कि कौन सी क्लास का बच्चा आएगा, 11 का आएगा या 12 का आएगा। वो गार्ड ने सडनली मुझे से पूछा कि मैम मुझे कैसे पता होगा कि कौन सा बच्चा आएगा, मुझे
कैसे पता होगा कि कौन सा बच्चा आएगा अभी? मुझे बता के थोड़ी थोड़ी आएगा। तो इस तरीके से मैं आपको ये टॉपिक समझाना चाह रही हूँ कि समझे यहाँ पर कि रेडियो एक्टिविटी क्या है, एक रैंडम प्रोसेस है। इतनी जल्दी हो जाता है कि किसी को पता ही नहीं चलता। जैसे उस गार्ड को पता नहीं चला कि अभी कौन सा स्टूडेंट आने वाला है। सो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो एन नोट है, एन नोट क्या है, इनिशियल नंबर न्यूक्लियस। यानी अभी मेरे पास क्या है, एक सैंपल है, मेरे हाथ में क्या है, एक सैंपल है, और उस सैंपल में टाइम 0 है, यानी अभी मेरे हाथ में क्या है, सैंपल ही है। और उस सैंपल में क्या है, को कुछ भी हो सकता है, न्यूक्लियाइड्स है। अभी तक उन्होंने कोई भी रेडियो एक्टिविटी नहीं की, तो हम उसे शो करते हैं टाइम 0 में। अभी सिर्फ हमने सैंपल को रखा है, अभी उस सैंपल में कोई रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हुई, इस वजह से हम इसे आर नोट से शो करे हैं। उसके बाद अगर एन की बात करें, तो एन क्या है, नंबर ऑफ डिकेड न्यूक्लियस एट टाइम, यानी टाइम के साथ साथ कितने नंबर ऑफ जो हमारे पास यहाँ पर न्यूक्लियाइड्स है वो डिके हुए, कितने रेडियो एक्टिव में चेंज हुए हैं। और जो रेडियो एक्टिव में चेंज हो गए वो तो सही है, लेकिन जो बच गए हैं, जो रेडियो एक्टिविटी में चेंज नहीं हुए, अनडिकेड है, उन्हें हम शो करते हैं एन से। समझ आया? उसके बाद है डेल्टा एन। डेल्टा एन क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियस एंड डिसइंटीग्रेशन, यानी इसका मतलब डेल्टा एन आप कब शो करेंगे, थोड़ा ना ध्यान से समझिएगा कि डेल्टा एन कैसे शो करेंगे। बच्चों डेल्टा एन क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो के डिसइंटीग्रेशन करें। डिसइंटीग्रेशन मुराद है वो अभी रेडियो एक्टिविटी कर रहे हैं, ना कंप्लीट हुई है ना वो बच गए हैं, इन दोनों में से कोई भी कंडीशन नहीं है। वो क्या करे हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियस क्या करे हैं, रेडियो एक्टिविटी करे हैं। सो उसको हम शो करते हैं किससे, डेल्टा एन से शो करते हैं। क्लियरली बटर स्टैंडिंग है ना। अब देखिए यहाँ पर डेल्टा एन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, व्हाट मींस मैम, द डेल्टा एन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, व्हाट डू यू मीन? बच्चों नंबर ऑफ डिस्टिग्रेशन पर सेकेंड, कितने नंबर ऑफ डिस्टिग्रेशन हुई है, यानी कि डिस्टिग्रेशन का मतलब है कितने जो न्यूक्लियाइड्स हैं वो रेडियो एक्टिव में क्या हुए, चेंज हुए हैं। कितने जो न्यूक्लियाइड्स हैं वो किस में चेंज हुए हैं, रेडियो एक्टिव में चेंज हुए हैं, एक टाइम के साथ चेंज हुए हैं। यानी नंबर ऑफ डिस्टिग्रेशंस पर सेकंड, द रेट ऑफ डिकेड, यानी कितने नंबर ऑफ डिस्टिग्रेशन, यानी अभी रेडियो एक्टिव में कितने टाइम में कितनी जो एलिमेंट्स है वो रेडियो एक्टिव में चेंज हुए हैं। तो इस वजह से हम डेल्टा एन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी से आप डिके ऑफ रेट ऑफ डिके कहते हैं। उसके बाद अगर अकॉर्डिंग टू द रोदरफोर्ड एंड सोडे, क्योंकि इन दोनों ने यहाँ पर रिसर्च की है, लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, इसे आप रेडियो एक्टिव डिके कहते हैं, समझ लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू द रोदरफोर्ड एंड सोडे, इन दोनों ने मिलकर, सोडे और रोदरफोर्ड दोनों का नाम आएगा क्योंकि ये जो लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डिके ये दोनों ने साथ में मेहनत की है। उसके बाद रेट ऑफ डिकेड रेडिएशन, डिके रेडिएशन का मतलब है कि कितने एलिमेंट, रेट का मतलब क्या है, टाइम है, यानी टाइम के साथ साथ कितने एलिमेंट्स हैं जो कि रेडियो एक्टिव में चेंज हुए हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियस प्रेजेंट इंस्टेंट। बच्चों ये कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा कॉन्सेप्ट लगेगा, वो नहीं कि कहीं आग लगानी होती है तो 2 दिन बातें कर देते हैं तो वहां पर आग लग जाती है। ऐसे स्टूडेंट्स जब आग जलानी होती है, जल्दी जल्दी हम पेट्रोल डाल, आग कैसे जल जाती है, ऐसे स्टूडेंट देखें ये कितने टाइम के साथ कितने एलिमेंट जो हैं वो रेडियो एक्टिव में चेंज हुए हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, जो कि अनडिकेड न्यूक्लियस है। अनडिकेड यानी जो रेडियो एक्टिव में चेंज नहीं हुए, नोट चेंज, एक वो जो चेंज हो गए हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है अनडिकेड न्यूक्लियस, यानी कि जो चेंज नहीं हुए उस इंस्टेंट में। ये चीज आपने याद रखनी है। डेल्टा एन का मतलब है रेट ऑफ डिके रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, और विथ यूनिट टाइम वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है नंबर ऑफ अनडिकेड जो कि रेडियो एक्टिव में चेंज नहीं हुए। ये चीज आपने याद रखनी है, किसके, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो गए। ये रिसर्च की है हमारे रॉदरफोर्ड, हमारे सोडे साहिब ने साथ में मिलकर ये रिसर्च की है। देखें ये क्या है,
जो कि चेंज हो रहे हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है टाइम के साथ साथ, और ये वो है जो कि चेंज ही नहीं हुए, वो बराबर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है डेल्टा एम डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब ये माइनस ये वेवलेंथ और एन क्यों लगाया हमने, माइनस क्यों लगाया है, बाकी ये तो कांस्टेंट है, फिर यहाँ पर हमने माइनस क्यों लगाया, क्योंकि बच्चों टाइम के साथ साथ ये एलिमेंट्स जो कि डिके हो रहे हैं, जो रेडियो एक्टिव में चेंज हो रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएंगे, अनडिकेड, कुछ कुछ चेंज नहीं भी होंगे, इस वजह से मैंने नेगेटिव साइन लगाया, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। उसके बाद इस वेवलेंथ को आप डिके कांस्टेंट, कहीं कहीं एमसीक्यूज में डिके कांस्टेंट मैंने प्रीवियसली देखा था, ये केपीके में ऐसे पूछा गया था, और फिर माशाल्लाह से सिंध के अंदर रेडियो एक्टिव कांस्टेंट करके पूछा गया था, देखिए हर तरीके से आ सकता है। उसके बाद रदरफोर्ड एंड सोडे कांस्टेंट, ये कहाँ आया होगा, हमारा पंजाब है ना, जो चुटकुटला है, कहाँ से भी एमसीक्यूज मस्त ला देता है बच्चों के लिए, पंजाब के स्टूडेंट आ रहे हैं ना, बोर्ड से देखिएगा, ये तीनों आपने याद करने, शायद नेक्स्ट ईयर इस ईयर कुछ इस तरीके से आ जाए, नोट करें, नोट कर लें, जल्दी कर लें नोट। सो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास एक्टिविटी क्या होती है, जरा ध्यान से सुनिएगा। एक्टिविटी, अगर मैं एक्टिविटी को यहाँ पर डिफाइन करना चाहूँ तो ये एक तरह का रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सब्सटेंस, कि कितनी ज्यादा टाइम के साथ साथ डिसइंटीग्रेशन आती है किसी भी सब्सटेंस के अंदर, उसे आप सिंपलीफाई क्या बोलते हैं, एक्टिविटी। और मैं डिसइंटीग्रेशन को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि कितनी ज्यादा टाइम के साथ साथ जितनी ज्यादा डिसइंटीग्रेशन आए किसी भी सब्सटेंस के अंदर, उसे सिंपलीफाई आप लोग क्या बोलते हैं, एक्टिविटी कहते हैं। कहीं कहीं एमटी गेट और नीट के स्टूडेंट्स को ये वाली, ये देखें ई गेट वाले स्टूडेंट्स को जो भी है तीनों आप बोर्ड्स के, सो यहाँ पर देखिएगा ये डेफिनेशन उठा के दे दी जाती है, इसका तो सभी को पता है, लेकिन कहीं कहीं ये डेफिनेशन उठा के पूछा जाता है कि इसको क्या कहते हैं। अगर आपको पता होगा, अगर आपने पढ़ा होगा, तो आप इजिली बता देंगे कि भाई नहीं, इसे हम कहते हैं एक्टिविटी, क्योंकि ये एक्टिविटी की डेफिनेशन है। जरा गौर से तो समझे एक्टिविटी क्या है, इसे अगर हम डिफाइन करें तो ये डिसइंटीग्रेशन है, कि कितनी ज्यादा डिसइंटीग्रेशन आ रही है किसी भी सब्सटेंस में, दिस इज कॉल्ड द एक्टिविटी। उसके बाद कितने नंबर ऑफ एटम्स है, कोई भी सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स है, ये चीज हमने याद है, कितने नंबर ऑफ एटम है डिकेड पर सेकंड में, नंबर ऑफ एटम डिकेड पर सेकंड, दिस इज कॉल्ड एक्टिविटी, इसे भी कहते हैं एक्टिविटी। ये है, या फिर फॉर्मूले से डेफिनेशन बनाई है मैंने ये वाली, और ये कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन है जो कि हर कोई बताता है। उसके बाद देखें एक्टिविटी, एक्टिविटी क्या है कि कितने नंबर ऑफ एटम है किसी भी सब्सटेंस में डिकेड पर टाइम, डिकेड चेंज इन टाइम, यानी कितने नंबर ऑफ एटम से किसी भी सब्सटेंस में पर यूनिट टाइम, उसे सिंपलीफाई आप एक्टिविटी कहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि डेल्टा एन बराबर होता है लेमडा एन के, इस वजह से मैंने यहाँ पर लेमडा एन लिख दिया, और आपको पता होना चाहिए लेमडा एन बराबर होता है लेमडा एन नोट ई माइनस लेमडा टी, ये भी फॉर्मूला याद रखना है। और यहाँ पर लेमडा एन नोट बराबर, जैसे लेमडा एन बराबर था, लेमडा एन नोट के बराबर था ई माइनस लेमडा टी के, और ये भी, ये जो आप लोगों के पास है लेमडा एन नोट, ये बराबर है ए नोट सी माइनस लेमडा टी के बराबर है। उसके बाद यहाँ पर ए नोट क्या है, जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि जो आपका एमडीकेच है वो 16 अगस्त को हो चुका है, 16 अगस्त में माशाल्लाह से मेरे बच्चों का एमडीकेच है, इंशाल्लाह आप सक्सेस ही पाएंगे उसके अंदर, मेरी बहुत ज्यादा दुआएं हैं आप लोगों के लिए। सो जैसा कि आज फिजिक्स भी कंप्लीट होगी, बायोलॉजी भी कंप्लीट हो गई, आप इजीली 99 डेज रह गए आप कंप्लीट थी, ये तो मैंने फिजिक्स को कंप्लीट करवाई दी। अगर आप कहेंगे अगर 1000 वीडियो पे लाइक और कमेंट हो गए, व्हाट्सएप चैनल को 500 लोगों ने ज्वाइन कर लिया, तो लाजमी केमिस्ट्री भी अपलोड आ जाएगी, फिर सिक्योरली आप स्कोर कर सकते हैं। बाद में अगर आपने बोला इंग्लिश, तो मैं वैसे ही व्हाट्सएप चैनल पे आपके भेज दूंगी, इंग्लिश पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें ज्यादा कोई टॉपिक्स नहीं है, और लॉजिक रीजनिंग वो मैं आपको व्हाट्सएप चैनल के अंदर सेंड कर दूंगी। अगर आप चाहेंगे कि केमिस्ट्री सीक्वेंस से चले तो आप बता दीजिएगा, ये लास्ट लेक्चर है हमारा फिजिक्स का।
अब यहाँ पर देखिए लेमडा एन नोट किसके बराबर है, ए नोट के, और सी माइनस लेमडा टी तो ऐसे ही रहेगा, सही हो गया भाई। उसके बाद ए नोट क्या है, एक्टिविटी है, ए टाइम जब जीरो था किसी भी सैंपल का। उसके बाद ए क्या है, एक्टिविटी ऑफ आफ्टर टाइम, कि टाइम गुजरने के बाद वाली एक्टिविटी को आप कहते हैं ए, और एक्टिविटी किसी भी टाइम जीरो पर उसे आप शो करते हैं ए नोट के साथ। और जो यूनिट होता है एक्टिविटी का, देखिए बच्चा ये जितने भी यूनिट देखे हैं इनको याद कीजिएगा, इनमें से कोई भी यूनिट आपको दिया जा सकता है और पूछा जा सकता है एक्टिविटी का यूनिट कौन सा है। अगर ऑप्शन के अंदर ये 1 2 3 कोई भी इनमें से वैसे 4 यूनिट है, 4 यूनिट से इसके अगर 3 पूछे जाए और आपको लगे किसी टीचर ने सिर्फ आपको रेडियो एक्टिविटी बताया होगा या फिर बकेरेल बकेरेल क्यूरी और रदरफोर्ड किसी ने नहीं बताया होगा। बच्चों अगर ये तीनों साथ में दे दिए जाए और पूछा जाए या दो दे दिए जाए, इनमें से पूछा जाए इसमें यूनिट कौन सा है, अगर दोनों ही उसके यूनिट हुए तो आपने एक पे लगा दिया तो आपका 1 मार्क्स एमडी गेट का गया, 1 मार्क्स जाने की वजह से सीट हाथ से निकल गई, 1 मार्क्स जाने की वजह से, देखो माइक चल रहा है नहीं चल रहा है, सीट हाथ से निकल गई। और मेरे बच्चे सीट ना निकले इसी वजह से सारे यूनिट्स लिखे हैं। इसका यूनिट रेडियो एक्टिविटी भी होता है, इसका यूनिट बकेरल भी होता है, इसका यूनिट क्यूरी भी होता है, इसका यूनिट रदरफोर्ड भी होता है, चारों यूनिट होते हैं। दिस इज योर एमसीक्यूज, दिस इज योर एमसीक्यूज, याद रखिएगा मेरे बच्चे। उसके बाद 1 बेकेरेल बराबर होता है, ये सारी मैंने लिखी हुई है, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं कि एमडी गेट में टॉप नहीं करेंगे, सारी ऐसे ही वन सोर्स अपलोड है जैसे आज बताइए, सही है भाई। अब 1 बकेरल बराबर, गर्मी बहुत ज्यादा है, देखिए गर्मी बहुत ज्यादा है, इसके बाद भी आप लोगों का आखिरी लेक्चर मैंने बोला जल्दी पहुंच जाए क्योंकि डॉक्टर ने रिजवान ने जो बता दिया है कि 16 अगस्त को एमडी गेट है। सो बाकी आज है मेरे ख्याल से 15 मई है, आज 15 मई है और 17 मई को मेरी बर्थडे है, मेरे स्टूडेंट्स लाजमी मुझे विश करेंगे। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें 15 मई को आपकी, अगर आज 15 मई है वीडियो शायद आपको 17 मई पे मिले या फिर 18 मई पे मिले, क्योंकि अपलोड्स बच्चों ये कुछ सिग्नल का मसला भी हो जाता है, इस वजह से मैं बना लेती हूँ जैसे ही सिग्नल्स, क्योंकि कभी क्या हो जाता है कभी क्या तो सिग्नल्स नहीं होते, कभी मैं फारिग नहीं होती। सो याद रखिएगा जब भी हो, यानी कि 17 मई तक तो आपको ये वीडियो मिल ही जाएगी। सो उसके बाद फिजिक्स और आपकी जो बायोलॉजी है वो बच्चों कंप्लीट हो जाएगी, ये दोनों सब्जेक्ट फिजिक्स और बायोलॉजी ये कंप्लीट पीएमडीसी। बायोलॉजी के 81 एमसीक्यूज आपके हाथ से निकल के बस मेरी वीडियो से ही आएंगे, कि वहाँ एमसीक्यूज अगर आप कहेंगे सीरीज भी चलेंगी पर वहां से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बाकी जो 32 या 37 फिजिक्स के आते हैं इस तरीके से, ये हो गए 8, ये हो गए कितने हो गए भाई 9 10 11, 118 एमसीक्यूज आपके क्लियर हो गए। अगर मेरी वीडियो से पढ़ाई तो ये पूरे 118 आपके एमडी गेट के पक्के हो गए, 118 हो गए। बाकी अगर 37 अगर आपको ऐसे ही केमिस्ट्री भी पढ़ा दी जाए तो ये कितने हो गए 9 10 11 12 13 14 15, 15 1 4 5, ये हो गए 155। टोटल एमसीक्यू से 180, शायद ये ज्यादा हो, फिजिक्स के मैंने देखा तो नहीं है वेटेज इसका, लेकिन बायोलॉजी का देखा था मैंने। सो 10 आई थिंक आपके लॉजिक रीजनिंग, 10 इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं, 165 और 15 दूसरे भी हो सकते हैं, या मुझसे काउंटिंग में होगा ये कि फिजिक्स के थोड़े ज्यादा भी हो सकते हैं, केमिस्ट्री के 45 भी हो सकते हैं। सो आप देख लीजिएगा और मुझे बता दीजिएगा। सो फिजिक्स और केमिस्ट्री का आपको, फिजिक्स और बायोलॉजी तो आपकी क्लियर हो गई है, समझ गए आप लोग। तो हम अपनी डिस्कशन की तरफ आते हैं। 1 बकेरल बराबर होता है कि कितने सेकंड में कितनी डिस्ट्रीब्यूट हुई है, उसे आप 1 बेकेरेल कहते हैं, फॉर्मूला याद रखिएगा टेस्ट में आ सकता है। उसके बाद 1 रदरफोर्ड बराबर होता है 10⁻6 बेकेरेल के, क्या बोला 1 रदरफोर्ड बराबर होता है 10⁻6 बेकेरेल के, ये चीज आपने याद रखनी है। अब आप मुझे सवाल करेंगे मैम आपने एसी करंट वाला चैप्टर आपने अपलोड नहीं किया, सवाल आप लोग ये मुझसे करेंगे। बच्चों एसी करंट की जो सबसे ज्यादा एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है वो लिखी हुई है आपकी बुक्स के अंदर, क्योंकि वो एमसीक्यूज जो है एसी करंट वाले एसी चैप्टर वाले वो आपकी बुक के अंदर से आएंगे। तो आप पीएमडीसी का सिलेबस देखें,
पीएमडीसी का अगर यहाँ मुझे कमेंट करे कि मैम हमसे नहीं हो रहा कि हमें पढ़ाएं आप ये भी, वरना ये आपकी मैंने बुक्स पढ़ी थी, सिंध की, फेडरल की, कैपिकेस की, बलोचिस्तान की, नीट की मैंने पढ़ी थी, आपकी बुक्स के अंदर इससे ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन किया गया है। डीसी तो जैसे करंट लाइफ सिस्टम में बढ़ा दिया है, लेकिन इसको कुछ ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन किया गया है। तो वहां से आप पीएमडीसी के टॉपिक अगर आपको पता नहीं है तो मुझे कमेंट करके मैम हमें वो टॉपिक्स बता दें, तो मैं बता दूंगी आप लोगों को। यहाँ ग्रुप के अंदर मैं पीएमडीसी आपको सेंड कर दूंगी, सही है, फिर आप डन लाजमी कर दीजिएगा। सो अगर आप कहें मैम हमसे नहीं हो रहा फिर मुझे आना पड़ेगा ये चैप्टर पढ़ाने की, वैसे आपके ये क्लियर ही होगा क्योंकि ये हर बच्चे का क्लियर होता है, इसमें कोई बड़ी बात तो है ही नहीं। चैप्टर मुन्ना सा और चुन्ना मुन्ना सा है। उसके बाद एक रदरफोर्ड, मैंने बोला आपको ये आता होगा, अगर नहीं आता तो आप मुझे बता दीजिएगा, फिर ये एक रह गया था वो भी कवर हो जाएगा। उसके बाद है वन क्यूरी। वन क्यूरी बराबर होता है बच्चों 3.7 10⁻11 बकेरल के, या हम कहीं कहीं ऐसे भी लिखते हैं 3.7 मल्टीप्लाई 10⁻11 डिसइंटीग्रेशन बाय सेकेंड। इसे आप नोट कर ले स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स हमारे पास हाफ लाइफ क्या होता है, हाफ लाइफ क्लियरली तरीके से पढ़ेंगे। आप एमडी गेट की तैयारी, नीट की तैयारी करें हैं या गेट की तैयारी करें या क्लास 12 बोर्ड्स के स्टूडेंट्स से, सारे हाफ लाइफ को यहाँ से क्रिस्टल क्लियर कर सकते हैं। अभी तक अगर आप लोगों ने टीच दो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो सके। व्हाट्सएप चैनल टीच दो को लाजमी ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहां इंपोर्टेंट नोट्स और पीडीएफ आपको मिलते रहते। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास हाफ लाइफ क्या होता है इसे आप समझे। हाफ लाइफ कितना टाइम इंटरवल है, उस टाइम इंटरवल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स, कितने नंबर जो एटम है वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से रिड्यूस होते हैं हाफ, फिर जब इनिशियल वैल्यू आती है फिर हाफ होते हैं उसे हाफ, मतलब क्या है इसका डेफिनेशन क्लियर नहीं हुई, मुझे पता है, मुझे भी नहीं पहले क्लियर होती थी, फिर जब मैंने कॉन्सेप्ट को समझा तो मुझे क्लियर हो गई 2 years बैक। सो स्टूडेंट्स यहाँ से आपने ना थोड़ा ना कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर मैं तुम्हें बताना चाहूँ 10 मिनट है, 10 मिनट में मेरे पास है 100 एलिमेंट्स, 100 एलिमेंट्स है, कितने एलिमेंट्स है 100 एलिमेंट्स है, 100 एलिमेंट्स। 10 मिनट के अंदर 50 एलिमेंट उससे क्या हो गए डिकेड हो गए, और जो 50 एलिमेंट्स है वो अनडिकेड हो गए। अनडिकेड का मतलब है जो रेडियो एक्टिव में चेंज ही नहीं हुए, और उस 10 मिनट में जो 50 थे वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में चेंज हो गए, यानी कि रेडियो एक्टिविटी कर रहे हैं वो चेंज हो गए, बाकी 50 बच गए। फिर अगेन जो 10 मिनट आएंगे उसमें वो 50 जो है वो अनडिके, वो डिके में चेंज नहीं होंगे, उससे भी हाफ टाइम लगेगा, यानी 10 मिनट के अंदर हाफ चेंज हो गए। यानी पहले कितने चेंज हुए थे 50 जब 10 मिनट थे, अब वो 50 चेंज नहीं हो गए कि अगले जो 10 मिनट आए उसमें भी 50 तो चेंज हो जाए, नहीं, उसमें सिर्फ 25 होंगे हाफ। फिर वही जब 10 मिनट दोबारा से आएंगे तो उसमें फिर से कितने चेंज होंगे 50, तो हाफ के साथ और हाफ होता है, फिर हाफ के साथ थोड़ा और हाफ होता है, इसे आप हाफ साइकिल। अगर 10 मिनट में पहले 50 जो है वो डिकेड थे और 50 इनडिकेड, 50 डिके हो गए यानी कि वो रेडियो एक्टिविटी कर ली, बाकी जो 50 थे वो क्या हो गए अनडिकेड हो गए। अनडिकेड में से अब हाफ साइकिल का मतलब है वो जो 25 रह गए हैं, 25 रह गए हैं, अब वो 10 मिनट के अंदर डिकेड में चेंज होंगे, बाकी जो 25 रह गए वो अनडिकेड, वो भी किस में चेंज होंगे डिकेड में चेंज होंगे। जरा देखिएगा डेफिनेशन हो गई क्लियर में कि टाइम इंटरवल के साथ जितने भी नंबर ऑफ एटम है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो रिड्यूस हो जाए, कितना रिड्यूस हो जाए हाफ रिड्यूस हो जाए अपनी इनिशियल वैल्यू से, कि पहले हमारे पास 100 थे, फिर 10 मिनट के बाद वो 50 क्या हो गए डिके चेंज हो गए, और जो 50 थे वो हो गए अनडिकेड। सही मेरे बच्चे, अनडिकेड हो गए। अब ये जो डिकेड हुए हैं 50 जो अनडिकेड, अब 10 मिनट के बाद ये 50 पूरे नहीं होंगे, ये कॉन्सेप्ट को समझे। 25 फिर अगेन 10 मिनट में होंगे और ये फिर अगेन 10 मिनट, समझे, यानी कि टाइम के साथ साथ नंबर ऑफ एटम ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रिड्यूस हो जाए अपने हाफ से, इनिशियल वैल्यू से और हाफ हो जाए, सो इसे आप सिंपलीफाई कहते हैं हाफ लाइफ। आई होप आपको भी क्लियर हो। इफ अगर n इज इक्वल टू n नोट का मतलब है मैंने आपको बताया अनडिकेड, जो कि डिकेड नहीं हुए,
जो कि रेडियो एक्टिव में नहीं चेंज हुए। एन का मतलब है, एन का मतलब क्या है, एन का मतलब क्या है, जो कि टाइम 0 में हमने उस सैंपल को रखा है। और ये क्या है, वो एलिमेंट जो कि रेडियो एक्टिव में चेंज नहीं हुए, उसको आप डिवाइड कर दें 2 से, यानी कि टाइम कितना था, T/1/2। फिर हमने क्या किया, मतलब के इतने टाइम के अंदर वो जो 100 थे वो 50 में चेंज हो गए। अब मुझे 50 वाला उसी मिनट में अब टाइम को और 2t कर दिया, बढ़ा दिया ना, 2t कर दिया। अब 2t करने से ये n नोट अपॉन 2/2 हो जाएगा, यानी कि n नोट इज इक्वल टू 4, यानी कि और ज्यादा हाफ हो रहे हैं, यानी कि जितना ज्यादा आप करें, यानी कि आप अब 500 ले लें, 500 में से जो 2500 होंगे वो तो रेडियो एक्टिव, बाकी अभी जो 2500 है, अभी जो 2500 है अनडिकेड है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनमें से फिर हाफ, फिर उसका हाफ, फिर वो जो 25 है, अब ये 25 में चेंज हुए थे 50 10 मिनट में, अब 10 मिनट में इस 25 का भी हाफ हो जाएगा। 25 का हाफ कितना होगा, 25 का भाई तू कितना करेगा, अगर 5-5 करें तो भाई 3 बार 15 होगा, 3 बार 15 होगा तो 8 8 16 हो जाए, 8.5, 8.5 फिर 10 मिनट में होंगे। अब 8.5 है, इसका मतलब है 8 और 5 हिस्से हैं, सो ये भी आगे डिवाइड होंगे, ज्यादा ज्यादा क्या होते जाएंगे, हाफ होते जाएंगे। सो इसी को तो आप क्या बोलते हैं, हाफ साइकिल बोलते हैं। सो इस तरीके से अगर यहाँ पर 4 गुना आप हाफ हो गया तो इसका 8 गुना हो गया। सो ये चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हाफ साइकिल है। उसके बाद हाफ साइकिल का फॉर्मूला क्या है, ये याद रखें, ये कांस्टेंट वैल्यू याद नहीं होगी, आप हाफ लाइफ साइकिल नहीं कर पाएंगे, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है s-1, सेकंड -1। उसके बाद नंबर ऑफ हाफ लाइफ, यानी इसके अंदर नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी होती है, ये एमसीक्यूज आता है एमडी गेट के अंदर, MCQs that given by the MD gate and EGATE या नीट, इन सब में ये MCQs हर साल रिपीट होता है। हाफ लाइफ साइकिल बताएं, तो हाफ साइकिल का फॉर्मूला गिवन टाइम, कितना टाइम गिवन है, और यहाँ पर वो हाफ टाइम आपने लिखना है। गिवन टाइम, इस वक्त टाइम क्या है, इस वक्त जो मेरा टाइम हो रहा है वो 5 बज रहे हैं, 5 बज रहे टाइम हो रहा है, तो ये मेरा क्या है, गिवन टाइम है। अब कुछ देर पहले मैं कहाँ खड़ी हूँ, यानी कि अब अगर मेरे टाइम को मैं हाफ कर दूं तो ये हाफ लाइफ हो जाएगा। सो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, इसे नोट करें, आगे चलते हैं, नोट कर लें स्टूडेंट्स, इसे नोट कर लें। स्टूडेंट्स अब हम पढ़ने वाले हैं अनडिकेड सैंपल आफ्टर एन हाफ लाइफ। बच्चों ये फॉर्मूलेज आपके एमडी गेट के ईकेट के अंदर आ सकते हैं, तो बी प्रिपरेशन, दिस इज द लास्ट टॉपिक। बच्चों आपका जो पीएमडीसी है उसके अंदर वो जो एक टॉपिक लिखा हुआ है कि आपको मेडिकल और इस चीजों के बारे में कुछ डिफरेंस के बारे में पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स हम सिर्फ कॉन्सेप्ट को यहाँ पर क्लियर करते हैं, वो आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, चैट जीपीटी से जाकर सर्च कर सकते हैं, वो क्योंकि हम लाइन लाइन लिखने गए तो अच्छा नहीं लगेगा, बस आपने वहां से डिटेल पढ़नी है, और डिटेल पढ़ने के बाद एक एक आकर लाइन आपने कमेंट सेक्शन के अंदर लिखनी है कि मैम हमने ये एक्स्ट्रा चीज पढ़ी है, बुक के अंदर उसे रीड करना है अच्छे तरीके से, उसके बाद आप इन रिसोर्सेज से इसको पढ़ सकते हैं, सही। क्योंकि हम यहाँ पर लाइन वाइज तो नहीं टॉपिक लिखते जाएंगे ना, जो सही बात है, क्योंकि हम तो कॉन्सेप्ट फिजिक्स कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ये अब हम केमिस्ट्री वाली बात तो यहाँ पर नहीं करेंगे। अब देखिए हम यहाँ पर अनडिकेड सैंपल, उससे हम स्किप कर रहे हैं टॉपिक को, सही है। अब देखिए अनडिकेड सैंपल जो है आफ्टर एन हाफ लाइफ, उसे हम कैसे फाइंड करें। आपने यहाँ पर एन क्या है, टाइम के साथ साथ कोई एलिमेंट रेडियो एक्टिव में चेंज नहीं हो रहा, और एन नोट का मतलब क्या है कि कुछ जो है वो टाइम के साथ साथ रेडियो एक्टिव एलिमेंट कुछ अनडिकेड हो गए, जो कि रेडियो एक्टिव में चेंज हो गए, और कुछ अनडिकेड है, उसे हम एन नोट से शो करते हैं। और 2n इज इक्वल टू, आप एन नोट की जगह एन भी लिखते हैं, और यह एन नोट हो जाएगा, इसे 1/2n लिख के मल्टीप्लाई 100, ये वाला इसका फॉर्मूला है, ये इसे नोट कीजिएगा। उसके बाद डिकेड सैंपल जो होता है एन हाफ लाइफ में, उसका फॉर्मूला भी आपने गोर आउट करना है कि n इज इक्वल टू एन नोट माइनस एन नोट डिवाइडेड बाय 2n is equal to n is equal to n नोट 1/1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2n, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं n डिवाइडेड बाय n नोट इक्वल्स टू द 1 माइनस 1/2n मल्टीप्लाई बाय 100। सो ये हमारे पास क्या है, डिकेड सैंपल है एन हाफ लाइफ का। उसके बाद यहाँ पर हाफ लाइफ के कुछ पॉइंट लिखे हुए जो कि एमसीक्यूज हैं आप लोगों के, इतनी चीजें आपको बच्चा कोई नहीं बताएगा,
फ्री के अंदर तो कोई भी नहीं बताएगा, ये बहुत रिसर्च करने के बाद ये चीजें लिखी हैं। अब मुझे नहीं लगता कि मेरे पढ़ाने के बाद एमडी गेट कहीं से और से आ जाए। किसी बच्चे को अगर बुक पढ़ने का दिल नहीं करता तो नहीं पढ़े। तो मैंने बहुत बुक्स पढ़ी, उनमें से पॉइंट छोटी-छोटी सी निकाली। कोई ज़रूरत नहीं है, पढ़नी है तो पढ़ लेना, वरना कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। अगर टाइम नहीं है तो बस इसे देख लीजिएगा, सही हो गया? अब हाफ लाइफ के अंदर एक ज़ीरोथ हाफ लाइफ होती है, एक फर्स्ट हाफ लाइफ होती है, एक सेकंड हाफ लाइफ होती है और एक थर्ड हाफ लाइफ होती है। इसमें हम फोर्थ भी होती है, फिफ्थ भी होती है, बस फॉर्मूले के साथ आप लोगों ने करते जाना है, जो कि हमने आपको बताया था। ये लिखे हुए हैं। तो हाफ लाइफ जो ज़ीरोथ है, उसमें जो अनडिकेड अनडिकेड का मतलब है जो रेडियो एक्टिव होंगे, जीरोथ में तो भाई कोई चेंज नहीं होगा, तो 100% ही रहेगा। उसके बाद जो डिके जो कि रेडियो एक्टिव में चेंज होंगे, लेकिन ये जीरोथ है, टाइम ही जीरो है, तो टाइम के जीरो होने में कौन भाई रेडियो एक्टिव में चेंज होगा? जरा कॉमन सेंस इस्तेमाल करें, कॉमन सेंस इज नॉट अ कॉमन व्हाट, आपका कॉमन ही होगा। तो यहाँ पर क्या है 0%। उसके बाद फर्स्ट जो हाफ लाइफ है, उसके अंदर अनडिकेड जो सैंपल है वो एन नॉट डिवाइडेड बाय 2, यानी अब 100 थे आप लोगों के पास, और 100 में से जो 50 है, वो मैं जब आपको पहले हाफ लाइफ पढ़ाई तो मैंने एग्जांपल दी थी। अनडिके जो है रेडियो एक्टिव में चेंज नहीं, वो 50 है, और जो चेंज हो गए हैं वो भी 50 है। और उसके बाद सेकंड अगर हाफ लाइफ की बात करें तो पहले 50 10 मिनट में हुए थे, अब 10 मिनट में 25 होंगे, और जो डिकेड है वो 75 होंगे जो रेडियो एक्टिव में चेंज हो जाएंगे। उसके बाद जो थर्ड अगर हाफ लाइफ है, इस फॉर्मूले में आपने 2 की जगह n की वैल्यू पुट करते जाना है, ना इनपुट करें, तो इस तरीके से आपने लिखते जाना है। उसके बाद थर्ड हाफ साइकिल की बात करें तो पहले कितने चेंज हो रहे थे 10 मिनट के अंदर 25, अब 12 चेंज होंगे, और जो डिकेड है वो 87.5। सो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि ये जर्नी हमारी बहुत शॉर्ट जर्नी थी। लगाने तो हमें 2 मंथ चाहिए थे, लेकिन हमने आप लोगों के लिए सिर्फ 17 दिन के अंदर पूरा कोर्स कंप्लीट करवा दिया। आज माशाल्लाह से फिजिक्स भी कंप्लीट हो गई, और ऐसे ही हमने बायोलॉजी भी आपके वादे के मुताबिक कंप्लीट कर ली। और अगर आपकी रिक्वेस्ट आएंगी कि मैम हमें केमिस्ट्री भी पढ़ाई जाए, अगर 1000 लाइक और 1000 वीडियो से ऊपर व्यूज आ गए हैं इस वीडियो से, और कमेंट में आपने सब बच्चों ने लिखा, कोई ऐसा बच्चा ना रहे, देखने वाला मैं चेक करूंगी कि उसने कमेंट ना किया हो कि मैम स्टार्ट कराएं, सारे बच्चों ने लिखना है अगर केमिस्ट्री अच्छे तरीके से पढ़नी है। क्योंकि स्टूडेंट्स, ये 2 सब्जेक्ट आपकी एमडीकेट की बेस तो बना सकते हैं, लेकिन ये जो थर्ड सब्जेक्ट है ये आपको सीट के करीब पहुंचाएगा, वो है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री अगर आप चाहेंगे तो अपलोड होगी, क्योंकि बच्चों गर्मी देखें बहुत ज्यादा है, उसके अंदर मेहनत करनी है, तो थोड़ा सा फीडबैक भी मिलना चाहिए। फ्री में हर चीज मिल रही है तो थोड़ा सा तो फीडबैक। अब आप कुछ लोग अगर व्यूवर्स देखते हैं, आप स्टूडेंट्स बीच में से आप छोड़ेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। कुछ स्टूडेंट्स मैंने देखा है, क्योंकि एवरेज व्यू ड्यूरेशन मेरा कम हो जाता है, इस वजह से कम होता है, आप देखते नहीं है, फिर आप बता दें कि मैम आप केमिस्ट्री ना पढ़ाएं, हम दूसरी रिसोर्सेज से स्टडी करें, सो आप भले वहां से करते रहे, मैं फिर नया कोई जो है वो जर्नी स्टार्ट करेंगे हम लोग, जहां से दूसरे स्टूडेंट्स जुड़ सके। अगर आपको बस ये 2 ही सब्जेक्ट चाहिए थे तो बहुत बहुत आप लोगों ने शुक्रिया, ये जर्नी बहुत अच्छी रहेगी, मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। मैंने इसमें से काफी चीजें सीखी और बोर्ड को पढ़ना सीखा। उसके बाद पहले भी पढ़ चुकी हूँ, लेकिन मुझे और ज्यादा नॉलेज हुई। बहुत मजा आया आप लोगों के साथ पढ़कर, और आई थिंक आप लोगों को भी मजा आया होगा मेरे साथ पढ़कर। तो ये हमारी बातें होती हैं खत्म, और ये जर्नी मेरे लिए बेस्ट रही बहुत ज्यादा, और मैं बर्थडे मंथ में मैंने ये सारा काम कर लिया। और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे साथ जुड़े। आप जो व्हाट्सएप चैनल के अंदर हैं उनका तो बहुत फायदा है। सो ऐसे ही बच्चों हमें दुआ में याद रखिएगा, जैसे हमने आप लोगों को हमेशा याद रखा है। तो बाय बाय।